वेलकम गाइज, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ आरवी जोशी। और बेटा स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। स्ट्रक्चर ऑफ एटम, 11th क्लास केमिस्ट्री, चैप्टर नंबर 2, लेक्चर नंबर 6। इससे पहले 5 लेक्चर हमने कंप्लीट किए हैं। आई थिंक आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे हो। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। आज के इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले लास्ट सेशन में जो कुछ हमने डिस्कस किया उसको थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, जिसमें हमने 2 मेजर टॉपिक को डिस्कस किया था। जिसमें पहला आता है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, जिसके अकॉर्डिंग बताया गया था कि किसी भी फोटोन की जो एनर्जी होती है उसकी आवर्ती के डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। ऐसे में एनर्जी जैसे ही ये प्रोपोर्शनल साइन हटेगा तो ऐसे में एच आता है, जिसको हम प्लांक कांस्टेंट कहते हैं। इस प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू कितना होता है तो ये ध्यान रख लेना, 6.626 इंटू 10⁻−34 जूल सेकंड होता है। ये बात भी ध्यान रख लेना। तो यहाँ से जो इक्वेशन हमें मिला बहुत इंपॉर्टेंट है, E=H², किसी भी फोटोन की एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए। सेकंड थिंग यहाँ पर आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके बारे में बताया था आइंस्टीन ने। कब बताया? 1905 में। उन्होंने कहा कि जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर अब ये मेटल सरफेस किसका हो सकता है? पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम जैसी मेटल्स हो सकती हैं। तो जब किसी मेटल सरफेस के ऊपर प्रकाश की विकिरणों को डाला जाता है, कंडीशन क्या है कि प्रकाश की विकिरणों की जो आवृत्ति है वो इस मेटल सरफेस की अपनी देहली आवृत्ति से क्या होनी चाहिए? ज़्यादा होनी चाहिए। ऐसे में जैसे ही ये प्रकाश की विकिरणें इस मेटल सरफेस के ऊपर गिरती हैं तो ऐसे में मेटल सरफेस के जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो सरफेस वाले इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? इस एनर्जी को लेकर के बाहर निकल जाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। और ऐसे में इन इलेक्ट्रॉनों के पास होती है काइनेटिक एनर्जी, और इस पूरे इफेक्ट को कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्लियर है? यहाँ से कुछ एक इक्वेशन भी हमने डिस्कस किया था, जिसके बारे में हमने देखा H⁻=H⁻0, ठीक है, प्लस ½ mv²। ठीक है, अब यहाँ पर कौन क्या है ये समझ लेते हैं। H जो है प्लांक कांस्टेंट है, न्यू आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी, H प्लांक कांस्टेंट, न्यू नॉट होती है मेटल सरफेस की अपनी देहली आवृत्ति या थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी ये वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो रिक्वायर्ड है उस मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। क्लियर है? इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पर एम ई होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वी होगा वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? ये पूरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये उस मेटल सरफेस की अपना कार्यफलन होगा, जिसको हम W0 से लिख सकते हैं, और ये आने वाले फोटोन की एनर्जी है। ठीक है, तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, E=W0 प्लस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये फिनोमिनन भी याद रख लेना। और काइनेटिक एनर्जी की डिपेंडेंस अगर देख लें कि काइनेटिक एनर्जी किस बात पे डिपेंड करती है, तो ये आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन काइनेटिक एनर्जी का प्रकाश की तीव्रता यानी आने वाले फोटोन की तीव्रता से कोई लेना देना नहीं होता। ये बात भी आप अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तीव्रता, किसी भी प्रकाश की तीव्रता बढ़ने का मतलब होता है कि उसमें नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाते हैं। और हमने एक चीज़ कल पढ़ी थी कि एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को निकाल सकता है। ऐसे में अगर नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे, है ना, नंबर ऑफ फोटोन्स अगर बढ़ेंगे तो ऐसे में फोटो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ जाएगी। लेकिन ध्यान रखना, ये तभी हो सकता है जब ν > हो, यानी आने वाले प्रकाश की आवृत्ति उस मेटल सरफेस की अपनी देहली आवृत्ति से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी ये इफेक्ट देखने को मिलता है। क्लियर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमेना है, याद रख लेना। और बहुत बार यहाँ से न्यूमेरिकल पार्ट भी पूछा जाता है। कुछ न्यूमेरिकल पार्ट्स को यहाँ पर हम डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें सबसे पहले ध्यान से समझना इस चीज़ को। पहला 5 × 10⁻14 यानी कि 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति वाले विकिरण के 1 मोल फोटोन की ऊर्जा बतानी है। ध्यान से पढ़ लो क्वेश्चन को। 5 × 10⁻14 हर्ट्ज आवृत्ति दी गई है आपको। ठीक है, हर्ट्ज में आवृत्ति होती है, और वाले विकिरण की 1 मोल फोटोन की ऊर्जा। सिंपल सा है, जब आपको आवृत्ति दी होगी तो आप क्या सोच रहे होंगे? फोटोन की आवृत्ति से आपको क्या निकल सकता है? यहाँ से आप फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि हमने प्लांक के क्वांटम थ्योरी से पढ़ा है, E=H⁻. ठीक है, तो जब यहाँ ये वैल्यू आप पुट करेंगे तो ऐसे में आपको H भी पता है, न्यू भी पता है, तो एक फोटोन की तो एनर्जी आप पता कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भाई 1 मोल फोटोन की एनर्जी क्या होगी? क्या? 1 मोल फोटोन की एनर्जी। 1 मोल का मतलब कितना होता है? ये आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा। 1 मोल क्या होता है? 1 मोल वो नंबर होता है जिसके अंदर 6.022 × 10⁻23
ठीक है। 6.022 इंटू 10⁻23 एंटिटीज़ होती है या इतने पार्टिकल्स होते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि मेरे पास 1 मोल एप्पल्स हैं तो इसका मतलब है कि मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 एप्पल्स हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, अगर आपसे बोला जा रहा है कि 1 मोल फोटोन्स की एनर्जी बता दो तो ऐसे में 1 फोटोन की एनर्जी तो आपको पता चल गई, लेकिन आपको बताना है 1 मोल, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 6.022 इंटू 10⁻23 से, तो यहाँ से आपको 1 मोल फोटोन की एनर्जी मिल जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट ये कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 वोट यानी कि 100 वाट का एक बल्ब है जो 400 नैनोमीटर वाली एक तरंगदैर्ध्य की बात हो रही है, जिसमें एक वर्णीय प्रकाश का मतलब है सिंगल कलर की बात हो रही है, एक ही कलर का वो लाइट दे रहा है, जिसमें उसकी वेवलेंथ बताई गई है 400 नैनोमीटर। बल्ब द्वारा प्रति सेकंड उत्सर्जित फोटोन की संख्या बतानी है, ठीक है। सिंपल सा है, पहले ध्यान से देख लो। आपको अगर वेवलेंथ दिया है तो क्या आप फोटोन की एनर्जी निकाल सकते हैं? आप बोलेंगे कैसे निकालें, आपने ये तो पढ़ा ही होगा एच न्यू। अब आप बोलेंगे न्यू क्या होता है, तो न्यू होता है एस सी अपॉन लेमड़ा होता है, ठीक है। सी अपॉन लेमड़ा होता है, ये हमने पढ़ा था जब हमने कहा था कि सी लाइट वेलोसिटी होता है, न्यू इंटू लेमड़ा क्या होता है, सी क्या होता है, न्यू इंटू लेमड़ा होता है। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है लाइट वेलोसिटी, ठीक है। तो यहाँ से हम जब फोटोन की एनर्जी कैलकुलेट करेंगे तो वो हमें कितना मिल सकता है, ई इक्वल्स टू एस सी अपॉन लेमड़ा। आपको एच भी पता है, सी भी पता है, लेमड़ा भी दिया है यहाँ पर 400 नैनोमीटर। अब नैनोमीटर का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। इस तरीके से रखना है, इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपको 1 फोटोन की एनर्जी मिल जाएगी। लेकिन यहाँ जो पूछा गया है कुछ और पूछा गया है, और आपसे बोला जा रहा है कि बल्ब द्वारा प्रति सेकंड 1 सेकंड के अंदर कितने फोटोन्स निकलेंगे ये बताना है। पहले तो ये बता दो कि जो आपको 100 वाट दिया गया है ये क्या है, पावर है, पावर वाट में है, ठीक है। पावर होती क्या है, एनर्जी पर सेकंड होता है, यानी कि जूल पर सेकंड होगा, यानी 1 सेकंड के अंदर इतने जूल एनर्जी जा रही है, यानी आपको वो टोटल एनर्जी तो पता चली गई ना। अब आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे कि उस टोटल एनर्जी में आपके पास कितने, एक फोटोन की एनर्जी कितनी थी, आप ये कह रहे हैं कि इस टोटल एनर्जी के अंदर बहुत सारे फोटोन हो सकते हैं, जिसमें एक फोटोन की एनर्जी जो है वो इतनी है, कितनी है जो आपने अभी अभी कैलकुलेट करी है। तो ऐसे में इसमें कितने फोटोन्स होंगे, तो कितने फोटोन्स होंगे आप निकाल लो यहाँ से। तो ये आंसर आपका क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड, यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन ये कहता है, जब 300 नैनोमीटर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जब 300 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य का विकिरण सोडियम धातु की सतह से टकराता है तो ऐसे में 1.68 इंटू 10⁵ जूल पर मोल गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। सोडियम के इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए कम से कम कितनी ऊर्जा रिक्वायर्ड होगी, यानी आवश्यक होगी, किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंगदैर्ध्य क्या होगी। सिंपल सा है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है बिल्कुल। इसमें क्या बोला गया है कि किसी मेटल सरफेस, और ये मेटल सरफेस किसका है, सोडियम का है। इन्होंने कहा कि मेटल सरफेस जो सोडियम का लिया गया है इसके ऊपर एक प्रकाश डाला जा रहा है जिसकी वेवलेंथ जो बताई गई है वो 300 नैनोमीटर है, ठीक है। और यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी गतिज ऊर्जा भी यहाँ पर दी गई है 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल। अब आप क्या कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं कि आने वाले फोटोन की तरंगदैर्ध्य आपको दे दी गई है, तो ऐसे में आप उसकी एनर्जी कैलकुलेट कर लीजिए एस सी अपॉन लेमड़ा से, ठीक है। अब आप बोलेंगे ये तो हो जाएगा, लाइट वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, सोल्व करेंगे तो ये तो 1 फोटोन की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पर जो पूछा गया है वो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। 1.68 × 10⁵ जूल पर मोल, यानी 1 मोल की बात हो रही है, तो ऐसे में 1 मोल फोटोन ही आए होंगे, ठीक है। तो 1 मोल फोटोन की एनर्जी का मतलब है 1 फोटोन की एनर्जी तो आपने कैलकुलेट कर ली, उसको आप 1 मोल से मल्टीप्लाई कर लो। दैट मीन्स कि आप उसको किससे मल्टीप्लाई करोगे, 6.022 10⁻23 से। तो यहाँ से 1 मोल फोटोन की एनर्जी आ गई। अब इसका मतलब ये है कि आने वाले फोटोन्स कितने थे, 1 मोल थे, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स भी 1 मोल ही होंगे, ठीक है। तो अब बात हो रही है कि यहाँ पर सोडियम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन के निष्कासन के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो निकाल ली आपने, निकाल ली क्या, अरे 1 मोल फोटोन की ऊर्जा तो आपने निकाल ली। ये देखो 1 मोल, आने वाले 1 मोल फोटोन की एनर्जी मिल गई आपको। लेकिन 1 मोल जो फोटोन को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये कहता है कि भाई जितनी एनर्जी तुझे चाहिए उतनी रख ले, बाकी एनर्जी तू इलेक्ट्रॉन को दे करके भेज दे, ठीक है।
तो कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकालने के लिए कितनी ऊर्जा चाहिए, क्योंकि यहाँ से तो हमें 1 मोल इलेक्ट्रॉन ही निकालने हैं। क्यों? क्योंकि एक फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन को निकालता है। तो ऐसे में अगर 1 मोल फोटोन्स आएंगे तो वो कितने को निकालेंगे? 1 मोल फोटोन्स, 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालेंगे। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो कितनी होगी? कितनी होगी, है ना? वही तो हमें पता करनी है। ठीक है, सबसे पहले सोडियम से 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक ऊर्जा आपने पता कर ली यहाँ से। तो दोनों का डिफरेंस, क्यों? क्योंकि आपने एच न्यू पढ़ा था, एच न्यू नोट पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी पढ़ी थी आपने। ठीक है, आपको ये दिया हुआ है, आपको ये पूछा गया है और ये आपको ये मिल गया। कहाँ से मिल गया? 1 मोल फोटोन की ऊर्जा देखो ये रही, 1 मोल काइनेटिक एनर्जी दी हुई है वो आपको ऊपर 1.68, आपको ये पूछा गया है। तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक जो ऊर्जा है वो ये निकालना है, जो कि आपको यहाँ से डिफरेंस के साथ मिलेगा। ये देखो, इस वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दो। ठीक है, ये आ गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ऊर्जा। लेकिन आपसे पूछा 1 मोल के लिए नहीं गया है, 1 इलेक्ट्रॉन के लिए पूछा गया है। तो 1 इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्या करोगे? वापस से वही कर दो, उसका रिवर्स, यानी कि अपोजिट कर दो कि आपने 1 मोल के लिए क्या किया था? मल्टीप्लाई किया था। तो वापस से 1 के लिए क्या करोगे? डिवाइड कर दो। किससे? अवोगाड्रो नंबर से। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 1 इलेक्ट्रॉन की वो न्यूनतम ऊर्जा चाहिए जो उस मेटल सरफेस को देनी है, जिससे 1 इलेक्ट्रॉन वो वहाँ से बाहर निकल सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि आपको 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मिल गई, है ना? 1 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी आपको मिल गई, तो अब 1 इलेक्ट्रॉन वहाँ से निकल जाएगा ये इस एनर्जी के साथ। लेकिन हमें क्या पता करना है इसका? क्वेश्चन पढ़ लो अच्छे से, मैं अपनी मन से नहीं कह रहा कुछ भी। ये देखो यहाँ से लिखा गया है इसमें, किसी प्रकाशिक इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए अधिकतम तरंग दैर्ध्य क्या होगी? आपको एनर्जी पता चल गई। अब आप ये बता दो कि वो वेवलेंथ में कितना होगा, कितनी वेवलेंथ हमें रिक्वायर्ड है। तो एनर्जी क्या होती है? एस सी अपॉन लेमड़ा होती है। आपको सी भी पता है, एच भी पता है, लेमड़ा आपको कैलकुलेट करना है। एनर्जी आपके पास आई गई एक फोटोन की, तो आप निकाल लो। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ ही जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगला पॉइंट हमारे पास ये है कि आज के सेशन में हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है क्वांटित इलेक्ट्रॉनिक ऊर्जा स्तरों के लिए प्रमाण, यानी परमाणु स्पेक्ट्रा, यानी एटॉमिक स्पेक्ट्रस की बात यहाँ पे की जाएगी। बात करते हैं इस सेशन में। प्रकाश की गति उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिससे यह गुजरती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम तक जाने पर प्रकाश की जो किरण होगी वो अपने मूल पथ से मुड़ जाती है, और इस घटना को क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्शन कहा जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही होगा। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम की तरफ जाती है तो ऐसे में लाइट जो होती है वो अपने मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन है, तो ऐसे में लाइट जो होगी वो मीन पोजीशन से थोड़ा झुक जाती है। ऐसा डिपेंड करता है, ये किस बात पे डिपेंड करेगा? ये मीडियम कैसा था, ये वाटर था, एयर था, या क्या था? ठीक है, तो इस डिपेंड ऑन द मीडियम, डिपेंड किस पे करता है? मीडियम पे करता है। इसी को रिफ्रैक्शन कहा जाता है, अपवर्तन कहा जाता है। ये तो आपने पढ़ा ही है जूनियर क्लासेस में। प्रिज्म में से सफ़ेद प्रकाश की किरण को गुजारने से यह देखा गया कि कम तरंगदैर्ध्य की तरंग लंबी तरंगदैर्ध्य की जो तरंग है उसकी तुलना में अधिक झुक जाती है, क्योंकि साधारण सफ़ेद प्रकाश में दृश्य परास में सभी तरंगदैर्ध्य वाली तरंगें होती हैं। ठीक है, और रंगीन पट्टियों की एक श्रृंखला जो मिलती है, ध्यान से सुनना, रंगीन पट्टियों की जो श्रृंखला मिलती है उसी को हम स्पेक्ट्रम कह रहे हैं। इसने कहा कि भाई जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म से जब ये चीज़ आपने पढ़ी होगी, प्रिज्म से जब आप एक वाइट लाइट को इस तरीके से पास करवाते हो तो ऐसे में क्या होता है? ये लाइट ना बट जाती है, कई कलर्स में बढ़ जाती है। आपका जो सनलाइट होता है ना वो बढ़ जाता है, क्योंकि उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं। आपने विबग्योर पढ़ा होगा, विबग्योर, ठीक है, विबग्योर आपने पढ़ा होगा, जिसमें वॉयलेट, इंडिका, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सभी कलर्स होते हैं। और ये देखा जाता है कि जो रेड होता है वो सबसे ऊपर दिखता है। क्यों? क्योंकि उसका डिफ्लेक्शन सबसे कम हुआ है, जबकि आपका वॉयलेट सबसे ज़्यादा डिफ्लेक्ट होता है। क्यों? क्योंकि उसका वेवलेंथ सबसे कम होता है। तो जिसका वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा वो सबसे कम प्रभावित होगा, जबकि जिसका सबसे कम वेवलेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो यही बात बोली जा रही है। और ये जितने भी कलर्स मिले हैं इनको अगर आप एक साथ देखें तो इसी को बोला जाता है स्पेक्ट्रम।
हमने कल भी डिस्कस किया था जब हमने ईएमआर को बात की थी। ईएमआर में क्या कहा था कि हमें एक स्पेक्ट्रम का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को एक अरेंजमेंट कर देना किसी चीज़ का, या तो उसके इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग में, उसी को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो यहाँ पर इसको क्या कहेंगे, स्पेक्ट्रम, जिसे स्पेक्ट्रम कहते हैं। लाल रंग जिसकी तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होती है उसका विचलन सबसे कम होता है, और सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला जो बैंगनी कलर होता है उसका विचलन सबसे ज़्यादा होता है। सफ़ेद रंग का जो प्रकाश होता है जो हमें दिखाई देता है उसके स्पेक्ट्रम का जो प्रकाश होता है वो ये होता है, यानी कि जो वाइट लाइट होता है ना, ये स्पेक्ट्रम हम वहाँ पर भी देखे थे, है ना, 7.50 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, ये इसकी आवृत्ति है। किसकी, दृश्य प्रकाश की जो रेंज हमने देखी थी कल 400 से 750 नैनोमीटर था, वो वेवलेंथ था, लेकिन ये क्या है, फ्रीक्वेंसी रेंज बता रखा है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना कि इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी होती है, किसकी भाई, के स्पेक्ट्रम का जो प्रकाश होता है वो 750 से देखो 10⁻14 हर्ट्ज है, लेकिन ये 7.5 है। बैंगनी वाले की इतनी होती है ना, बैंगनी से लाल की तरफ। तो वेवलेंथ का आप देख लेना, वेवलेंथ ये फ्रीक्वेंसी बता रखी है, तो जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। सिंपल सा है ना, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं अपोजिट है। वेवलेंथ जिसका फ्रीक्वेंसी जिसका ज़्यादा होगा उसका वेवलेंथ कम होगा, जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो हमने क्या कहा था कल भाई, वेवलेंथ किसका ज़्यादा होता है, रेड का होता है। फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा होगी, बैंगनी की होगी। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी किसकी ज़्यादा है, बैंगनी की, और फ्रीक्वेंसी किसकी कम है, रेड की। इस स्पेक्ट्रम को सतत स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मतलब अभी जो हमने कहा ना, ये वाला स्पेक्ट्रम जो आपको मिला इस तरीके से कलर्स में, ये जो स्पेक्ट्रम मिला इसको सतत स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि इसमें क्या होता है कि जो कलर्स होते हैं आपस में मिक्सिंग होते हैं। सतत इसलिए कहा जाता है क्योंकि बैंगनी कलर जो होता है वो नीले में होता है मिक्स, और नीला हरे में मिक्स हो जाता है, और अन्य रंगों के साथ भी ऐसा ही होता है। जब आप आकाश में देखते हैं इंद्रधनुष बनता है तब भी ऐसा ही होता है, तब भी वहाँ पर आपको स्पेक्ट्रम नज़र आएगा। याद रखिए कि दृश्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण का एक बहुत ही छोटा सा भाग है। क्या है, बहुत छोटा भाग है होता है, जिसमें जब विद्युत चुंबकीय विकिरण द्रव्य के साथ अनुरूपी क्रिया करता है तो परमाणु अणु इस ऊर्जा का अवशोषण कर सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, जब कोई लाइट ना किसी मैटर के साथ रिएक्ट करेगा तो इसमें जो एटम और मॉलिक्यूल्स होंगे इस लाइट को ना एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इससे एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ये क्या होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर में, यानी कि ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ये पहुंच जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, अभी ये यहाँ पर है जहाँ पर एनर्जी 0 है, यहाँ पर क्या होंगे, एनर्जी लेकर के ये क्या हो जाते हैं, यहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक है, आगे बोला गया है कि उच्च ऊर्जा स्तर पर ये अस्थायी हो जाते हैं, जहाँ पर इनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है, और ऐसे में ये कम ऊर्जा, ये जब कम ऊर्जा वाली अधिक स्थायी तटस्थ अवस्था में लौटते हैं तो ऐसे में ये विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के विभिन्न क्षेत्रों में विकिरण उत्सर्जित करते हैं। सिंपल सा है, इन्होंने कहा कि जब कोई विकिरण किसी मैटर से रिएक्ट करता है तो ऐसे में क्या होता है कि इस मैटर के अंदर एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं, एटम और मॉलिक्यूल्स होते हैं, परमाणु और अणु होते हैं। तो जब इस मैटर की रिएक्शन किसके साथ हो रही होगी, विद्युत चुंबकीय विकिरणों या फिर किसी रेडिएशन के साथ हो रही होगी, तो ऐसे में ये एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी ग्राउंड लेवल से हायर एनर्जी लेवल में ये पहुंच जाते हैं। ऐसे में क्या होते हैं, इस एनर्जी लेवल पे ये हाईली अनस्टेबल होते हैं, जहाँ पर इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पे इनकी स्टेबिलिटी सबसे कम हो जाती है। और ऐसे में जैसे ये धीरे धीरे वापस से अपने ग्राउंड लेवल पे आते हैं, अपनी स्टेबल फॉर्म में आते हैं, तो उस दौरान ये क्या करते हैं, एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। और ये जो एनर्जी होती है रिलीज़, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के फॉर्म में होती है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की रेडिएशंस बाहर निकलती है। उसी को क्या कहा जाता है, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कह सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा मेजर टॉपिक है वो है उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा। उत्सर्जन तथा अवशोषण स्पेक्ट्रा की बात हम यहाँ पर करेंगे। ध्यान से समझना इस चीज़ को। किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद, किसी पदार्थ से ऊर्जा अवशोषण के बाद उत्सर्जित विकिरण का स्पेक्ट्रा उत्सर्जन स्पेक्ट्रा का कहते हैं। यानी कि वही बात हो गई कि जब पहले मैटर को आपने एनर्जी दी, वो अपनी ग्राउंड लेवल से उसके एटम्स जो हैं वो हाई एनर्जी लेवल में गए,
और उसके बाद वो वापस से जैसे ही ग्राउंड लेवल पे स्टेबल फॉर्म में आते हैं तो उस दौरान वो एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं। और उस रिलीज़ के दौरान जो रेडिएशंस बाहर निकली है उन्हीं की फ्रीक्वेंसीज़ को, उन्हीं की वेवलेंथ को मेज़र करके यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा जनरेट किया जाता है, जिसको हम क्या कह रहे हैं, उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कह रहे हैं। समझ लो फिर से एक बार। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा क्या होता है, जैसे आपके पास ये मैटर है, इस मैटर से क्या होता है, रेडिएशन ने रिएक्ट करा। इस मैटर के अंदर क्या होगा, एटम्स भी होंगे और मॉलिक्यूल्स भी होंगे। तो जैसे ही रेडिएशंस इसके साथ रिएक्ट करता है इस मैटर के साथ, तो ऐसे में जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स होते हैं वो अपनी ग्राउंड लेवल यानी जहाँ पर उनकी एनर्जी कम होती है वहाँ से ये हायर एनर्जी लेवल पर पहुँच जाते हैं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके। ठीक है, ऐसे में क्या होता है, ये जो अवस्था थी, मतलब जहाँ पर इनकी एनर्जी कम थी ये स्टेबल थे, बट जहाँ ये पहुँचे हैं अभी वहाँ इनकी एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है लेकिन इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो गई। ऐसे में ये हाईली अनस्टेबल होने की वजह से ये अपनी एनर्जी को धीरे धीरे रिलीज़ करते हैं और अपनी वापस से स्टेबल फॉर्म में आना स्टार्ट करते हैं। इसी दौरान ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं या फिर ये कहें कि रेडिएशन रिलीज़ करते हैं, और ये डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज़ और डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ की होती हैं। और इसी दौरान इन्हीं को ऑब्ज़र्व करके, इन रेडिएशंस को मेज़र करके, इनकी फ्रीक्वेंसीज़ को देख करके यहाँ पर एक स्पेक्ट्रा जनरेट किया जाता है जो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में होता है, यानी कि अलग अलग कलर्स की फ्रीक्वेंसीज़ यहाँ पर मिलती है और इसी को एक पैटर्न जनरेट हो जाता है, जैसे इसको हम कहते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रा कहते हैं। क्लियर है। परमाणु, अणु या आयन विकिरण के अवशोषण पर उत्तेजित हो जाते हैं। उत्सर्जन स्पेक्ट्रा प्राप्त करने के लिए किसी प्रतिदस का मतलब है कोई सैंपल की बात आप कर रहे हैं वापस से, है ना, को गर्म करके तथा अथवा विकिरण करके ऊर्जा दी जाती है। जब प्रतिदर्श अवशोषित ऊर्जा को निष्कासित करता है तो उत्सर्जित विकिरण की तरंगदैर्ध्य या आवृत्ति को रिकॉर्ड कर लिया जाता है। सिंपल सा है ना। एक और चीज़ होती है अवशोषण स्पेक्ट्रा। अवशोषण स्पेक्ट्रा या अवशोषण स्पेक्ट्रम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के फोटोग्राफिक नेगेटिव की तरह होते हैं। जब एक सतत विकिरण को प्रतिदर्श, है ना, आपने कंटिन्यूसली लाइट को डाला या कंटिन्यूसली आपने रेडिएशंस को उसके ऊपर डाल दिया, ऐसे में क्या होगा कि जब वह विकिरण की कुछ तरंगदैर्ध्य का अवशोषण कर लेता है तो द्रव्य द्वारा अवशोषित विकिरण की संगत लुप्त तरंगदैर्ध्य चमकीले सतत स्पेक्ट्रम में गहरे रंग की रेखाओं के रूप में प्रदर्शित करता है। सिंपल सा है कि जब किसी प्रतिदर्श के ऊपर क्या बोला जा रहा है कि जब किसी प्रतिदर्श के ऊपर रेडिएशंस को डाला जाता है तो ये क्या करता है कि भाई एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। अब क्या होता है ना, ये हर एक फ्रिक्वेंसी, है ना, हर एक फ्रिक्वेंसी और हर एक वेवलेंथ की रेडिएशंस को ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्मली क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले। ठीक है, और साथ ही ये भी है कि जब ये एनर्जी को रिलीज़ करेगा या फिर ये कहें कि जब ये अपनी हायर एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आएगा जहाँ से स्टेबल फॉर्म में आएगा, उस दौरान ये भी नहीं होगा कि ये हर एनर्जी लेवल की या फिर ये कहा जाए कि हर फ्रिक्वेंसी और हर वेवलेंथ की ये रेडिएशंस को इमिट कर दे। ठीक है, तो जिन वेवलेंथ और जिन फ्रिक्वेंसीज़ की इसने रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया होगा, एग्जैक्टली ये क्या नहीं करेगा, उतनी उसी वेवलेंथ और उसी फ्रिक्वेंसीज़ की क्या नहीं करेगा, रेडिएशंस को इमिट नहीं करेगा। तो ये है कि आपका जो अवशोषण स्पेक्ट्रा में जो स्पेस आपको कलरफुल नज़र आएगा, अवशोषण स्पेक्ट्रा के अंदर वही स्पेस आपको ब्लैक पार्ट नज़र आएगा, और यहाँ पर जो ब्लैक नज़र आएगा वो इसमें क्या होगा, कलरफुल नज़र आएगा। तो ये होता है कि अगर आप इसको कम्प्लीटली वापस से मिला दें दोनों को, तो फाइनली आपको वही स्पेक्ट्रम मिलता है जो आपने पहले पढ़ा है। दृश्य स्पेक्ट्रा हमने पढ़ा होता है जहाँ पर सभी कलर्स एक साथ दिखते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ गए होगे। ठीक है, उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को कहा जाता है यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, उत्सर्जन या अवशोषण स्पेक्ट्रम के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रोमिति या स्पेक्ट्रोस्कोपी कहा जाता है। जैसा ऊपर बताया गया है कि दृश्य प्रकाश का स्पेक्ट्रम सतत होता है जहाँ पर कलर्स आपस में मिक्स होते हैं, क्योंकि उसमें दृश्य प्रकाश की लाल से बैंगनी तक सभी तरंगदैर्ध्य उपस्थित होती हैं। ठीक है, समझ आ गया, सभी तरंगदैर्ध्य की विकिरणें वहाँ पर होंगी। इसके विपरीत गैस अवस्था में परमाणु का उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लाल से बैंगनी तरंगदैर्ध्यों में सतत रूप से प्रदर्शित नहीं करता है, परंतु उनसे केवल विशेष तरंगदैर्ध्यों वाला प्रकाश उत्सर्जित होता है। ठीक है, जिनके बीच में काले स्थान होते हैं, ऐसे स्पेक्ट्रम को रेखा स्पेक्ट्रम कहते हैं, जिनको हम एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कह सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि उत्सर्जित विकिरण स्पेक्ट्रम में चमकीली रेखाओं के रूप में प्रदर्शित होता है। इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन के लिए, किसी भी एटम के इलेक्ट्रॉनिक संरचना के अध्ययन के लिए कहीं ना कहीं ये जो रेखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है इसका बहुत बड़ा महत्व है, और प्रत्येक तत्व का अपना एक रेखा स्पेक्ट्रम भी होता है। ये दोनों डायग्राम आप देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वो मैटर है जिसको हमने क्या किया है, सबसे पहले एक्साइट किया, मतलब इसको एनर्जी दी गई, उसके बाद ये एनर्जी रिलीज़ कर रहा है। जिस फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की बात की जा रही है कि ये कलर्स को मतलब रिलीज़ करेगा, उसको हमने यहाँ पर देखा, और जिसको देखा तो जो कलर्स यहाँ पर नज़र आएंगे, मतलब जिस रेंज पर जिस फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की रेडिएशंस यहाँ पर आपको कलरफुल नज़र आएंगी, वो आपको अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या नज़र आएंगी, ब्लैक, ठीक है। ये लाइंस जो आपको दिख रही है ना मिड में, बीच में, ये ब्लैक पार्ट, वहाँ पर वो क्या है, कलरफुल है, ठीक है। तो ये बात समझना, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इन दोनों के स्पेक्ट्रा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। जिस फ्रिक्वेंसी और वेवलेंथ की ये कलर शो करेगा वो ये ब्लैक में चला जाएगा, और इन दोनों को अगर आपस में मिक्स कर दें तो आपको वही मिलेगा जो आपने दृश्य प्रकाश के सभी कलर्स को एक साथ देखा था, जहाँ पर वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा आपको नज़र आता है, सतत स्पेक्ट्रा। तो वो सतत स्पेक्ट्रा था, और ये क्या है, रेखीय स्पेक्ट्रा या रेखा स्पेक्ट्रा या प्रमाणी स्पेक्ट्रा इसे कहा जाता है। और हर एक एटम का अपना एक रेखिक स्पेक्ट्रा होता है, रेखा स्पेक्ट्रम होता है, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना को समझने के लिए ज़रूरी होता है। अब आप समझ गए होंगे कि इसका यूज़ क्या है। अब नील्स बोर इसी बात को यहाँ पर यूज़ करेंगे। उन्होंने क्या देखा है कि भाई अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स होंगे, कहीं ना कहीं न्यूक्लियस के अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अलग अलग लेवल पर होंगे, अलग अलग लेवल पर हैं तो उनके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी अलग अलग है, ठीक है। तो उनके लिए फ्रीक्वेंसी भी अलग अलग है। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं यूटिलाइज़ की गई है नील्स बोर ने, और किस तरीके से एटॉमिक मॉडल को समझाया है वो आगे हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं, रेखा स्पेक्ट्रम। तो इन्होंने कहा कि भाई हर एक एटम का अपना रेखा स्पेक्ट्रम होता है। रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम की अभिलाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणु को पहचानने के लिए भी की जाती है, ठीक है। तो ये जो स्पेक्ट्रम मिलता है ना, अगर जब कोई नया एटम मिलता है, या फिर ये कहें कि जब कोई नया एलिमेंट डिस्कवर होता है, तो उस एलिमेंट के लिए भी यही किया जाता है। उस एलिमेंट के लिए क्या किया जाता है, उसका रेखीय स्पेक्ट्र बनाया जाता है, और उसको मैच किया जाता है कि क्या कोई जितने भी एलिमेंट अब तक डिस्कवर हो गए हैं क्या उनसे मैच करता है, उनकी रेखा स्पेक्ट्रम से मैच करता है। अगर मैच कर गया तो इसका मतलब ये वही है, लेकिन अगर मैच नहीं किया तो वो एक नया एलिमेंट होगा, ठीक है। तो वैसा ही है जैसा कि आप समझ सकते हैं, रासायनिक विश्लेषणों में परमाणु स्पेक्ट्रम के विलाक्षणिक रेखाएं अज्ञात परमाणु को पहचानने के लिए उसी प्रकार उपयोग में लाई जाती हैं जिस प्रकार अंगुलियों के निशान फिंगरप्रिंट होता है, मनुष्यों को पहचानने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। ज्ञात तत्व के परमाणुओं के उत्सर्जन स्पेक्ट्रा की रेखाओं का यथार्थ मिलान अज्ञात प्रतिदर्श की रेखाओं को पहचानने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट बुनसेन ने 1811 से 1899 तक अध्ययन किया, और उन्होंने बताया। और उसके बाद रुबिडियम, सीजियम, थैलियम, इंडियम, गैलियम और स्कैंडियम आदि तत्वों की खोज तभी हुई थी जब उनके खनिजों का स्पेक्ट्रमी विश्लेषण किया गया। सूर्य में भी हीलियम गैस की बात करें तो वहाँ पर भी स्पेक्ट्रमी विधि के थ्रू ये पता चला था कि सूर्य में क्या होता है, वहाँ पर हीलियम गैस पाई जाती है। तो ये बात तो आपको समझ आ गया होगा। अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, क्योंकि ये बताया गया है कि हर एक एटम का अपना एक रेखा स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। तो ये रेखा स्पेक्ट्रम बनता कैसे है, सिंपल सा है कि सबसे पहले उसको हीट किया जाएगा, उसके बाद हीट करने के बाद वो क्या होता है, हर एक एनर्जी, फिर ये कहा जाए कि हर एक वेवलेंथ और फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को वो एब्जॉर्ब करेगा, अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, हाईली अनस्टेबल होने के बाद वो वापस से अपनी ग्राउंड स्टेट में आएगा। इस दौरान वो एनर्जी को रिलीज़ करेगा। तो जब एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो वेव्स के फॉर्म में, रेडिएशंस के फॉर्म में होती है, जिनको हम मेज़र कर लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग एक स्पेक्ट्रा बनता है, और उसी को रेखीय स्पेक्ट्रा कहते हैं। अब हाइड्रोजन गैस की बात यहाँ पर हो रही है। चलिए, हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, सेम है, यहाँ पर एक कंटेनर ले लो, इस तरीके से हाइड्रोजन गैस यहाँ पर फुलफिल की गई है, इलेक्ट्रोड्स लगा दिए गए, और उसके बाद यहाँ पर विद्युत विसर्जन कर दिया गया। समझ गए इस चीज़ को, क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि हाइड्रोजन का रेखीय स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं। इसमें कहा गया है कि जब हाइड्रोजन गैस में विद्युत विसर्जन प्रवाहित किया जाता है, इस तरीके से इलेक्ट्रोड लगा दिए गए और इसके अंदर हाइड्रोजन गैस को भर दिया गया, ठीक है। अब समझ में हमें ये आता है कि जब हाइड्रोजन गैस में जब विद्युत प्रवाहित
या विद्युत विसर्जन प्रोवाइड किया जाता है, तब H2 जो अणु होता है, H2 जो अणु होता है वो टूट जाता है H में, ठीक है, एटम्स में टूट जाता है, ठीक है। तो H2 अणु वियोजित होकर उच्च ऊर्जा वाले हाइड्रोजन परमाणु देते हैं, जो विविक्त आवर्तियों वाला विद्युत चुंबकीय विकिरण उत्सर्जित करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में रेखाओं की कई श्रेणियां होती है। अब हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जब देखा गया तो वहाँ पर बहुत सी सीरीज वहाँ पर मिली उनको, जिन्हें उनके आविष्कारकों के नाम के आधार पर ही जाना जाता है। इसमें से बामर ने सबसे पहले बताया था 1885 में, प्रायोगिक परीक्षणों से ज्ञात किया कि भाई स्पेक्ट्रम में रेखाओं को की तरंग संख्या के रूप में इन्हें दिखाया जाता है। तरंग संख्या हमने पहले भी डिस्कस किया था, जिसको हम लैम्डा का अपोजिट मानते हैं, ठीक है। तो ये बात समझ आ गई। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट यहाँ पर आता है, ठीक है, व्यक्त किया जाता है और इस तरीके से हम इसको डिनोट करते हैं। ये बामर ने बताया था, न्यू बार इक्वल्स टू 109 इंटू नहीं 677 और यहाँ पर है 1/2² माइनस 1/n²। सेंटीमीटर इनवर्स जो है ये वेव नंबर का क्या होता है, यूनिट होता है। और यहाँ से n का जो वैल्यू है वो एक पूर्णांक वैल्यू होता है जो वेरी कर सकता है, जिसका मान 3 से या 3 से अधिक हो सकता है ना, इसका वैल्यू वेरी करेगा। इस सूत्र द्वारा वर्णित रेखाओं को बामर श्रेणी सीरीज कहा जाता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में केवल इसी श्रेणी की रेखाओं को विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। स्वीडन के एक स्पेक्ट्रमी वैज्ञानिक जिनका नाम था जोहान्स रिडबर्ग ने बताया कि भाई हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की सभी श्रेणियों की रेखाओं को हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है, सभी सीरीज़ को हम मेज़र कर सकते हैं या बता सकते हैं। और उन्होंने ये बताया इस तरीके से, न्यू बार इक्वल्स टू 109,677 इंटू 10 और इंटू क्या था 109,677 इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। n1 जो होगा वो लोअर होगा, लोअर मतलब होता है लोअर एनर्जी लेवल, और ये अपर एनर्जी लेवल की बात हो रही है, ठीक है। तो लोअर क्या हो सकता है आपका 1 और 2, है ना, 1 2 3 4 इस तरीके से हो सकता है। और n2 जो होगा इससे जस्ट आगे वाला होगा। अगर आप n1 की बात कर रहे होंगे तो n1 में 1 जोड़ दो, वहाँ से आपका स्टार्ट होता है n2। और इसी तरीके से अगर आप n बराबर 2 की बात कर रहे हो, अगर n1 आपका 2 है तो ऐसे में n2 कितना हो जाएगा आपका 3 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये बात कही गई थी यहाँ पर। नेक्स्ट आता है 109,677 सेंटीमीटर इनवर्स के नाम को हाइड्रोजन का रिडबर्ग स्थिरांक कहा जाता है। ये ध्यान रखना, रिडबर्ग स्थिरांक इसे बोला जाता है इस वैल्यू को। n1 का वैल्यू आप देख सकते हैं 1 0 2 3 4 इस तरीके से चलेगा। और 5 वाली रेखाओं की 5 श्रेणियाँ यहाँ पर मिली, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड फंड श्रेणियाँ कहलाती हैं। सारणी को आप देख सकते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की श्रेणियाँ नज़र आती हैं। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन, बामर और पाश्चन श्रेणी के संक्रमण को यहाँ पर दिखाया गया है। सिंपल से उस फॉर्मूले को याद रख लेना। अब बात करते हैं लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फंड। n1 का वैल्यू जो हो सकता है वो 1 2 3 4 ये तो फिक्स होगा, ठीक है, ये फिक्स वैल्यू है। लाइमन के लिए 1 होता है, बामर के लिए 2 होता है, पाश्चन के लिए 3, ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5। लेकिन n2 का वैल्यू जो होगा इनसे जस्ट आगे वाली वैल्यू होगी, ठीक है। इनमें कौन कौन से रीजन या कलर्स नज़र आए तो उसमें अल्ट्रा वायलेट है, आपका यहाँ पर विजिबल की बात होती है, अवरक्त की बात कर ले, ठीक है, इंफ्रारेड हो गया। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर कलर्स जो हैं, जिस तरीके के कलर्स यहाँ पर शो हो रहे हैं, ये देखिए यहाँ पर, ये सबसे पहले आपको लाइमर नज़र आएगा, ये वाली श्रेणी लाइमर दिख रही है। इसके अलावा दूसरी आपकी ये बामर है, ये वाली सीरीज़ बामर है, ठीक है। फिर पाश्चन आएगी, इसी तरीके से ब्रैकेट और फंड चलती है, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखना। इसका मतलब ये जो आपके एरोज़ नज़र आ रहे हैं, आपको एरोज़ नज़र आ रहे हैं, इस एरोज़ का मतलब सिर्फ इतना ही है कि हायर एनर्जी लेवल से जब ये लो एनर्जी लेवल में आते हैं तो उस दौरान एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, और जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की ये रेडिएशन को इमिट करेंगे उन्हीं का कलर यहाँ पर देखा गया है, जो डिफरेंट रीजन्स में आ रहे हैं, ठीक है। उसी के आधार पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट है वो स्टडी हो पाया किसी भी एटम के अंदर, ठीक है। तो ये बात ध्यान रख लेना। और इसके बाद इसको आज यहीं पर अपन एंड करेंगे।
हाइड्रोजन का रेखा स्पेक्ट्रम सभी तत्वों की रेखा स्पेक्ट्रम की तुलना में सबसे सरल होता है, क्योंकि ये सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हाइड्रोजन के पास होता है। भारी परमाणुओं का रेखा स्पेक्ट्रम अधिक जटिल होगा, परंतु सभी रेखा स्पेक्ट्रमों के कुछ लक्षण समान होते हैं। जैसा कि प्रत्येक तत्व का रेखा स्पेक्ट्रम विशेष प्रकार का होगा, हर एक एटम का अपना रेखा स्पेक्ट्रम होगा, वो यूनिक होगा। प्रत्येक तत्व की रेखा स्पेक्ट्रम में नियमितता होती है। ठीक है। अब यह प्रश्न उठता है कि एक जैसे इन लक्षणों का कारण क्या हो सकता है? क्या इनका संबंध इन तत्वों के परमाणु की इलेक्ट्रॉनिक संरचना से है? या इस प्रकार के प्रश्नों के उत्तर जानना जरूरी भी होगा। हमें आगे देखना पड़ेगा कि इन प्रश्नों के उत्तरों से हम इन तत्वों के परमाणुओं की इलेक्ट्रॉनिक संरचनाओं को किस तरीके से समझ सकते हैं। तो यहाँ तक की कहानी हमने डिस्कस करी है, और आई थिंक अभी तक का आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो आज के सेशन को हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम जो पढ़ेंगे वो नील्स बोर का बोर मॉडल, यानी कि नील्स बोर का मॉडल जो है एटॉमिक मॉडल, उसको हम डिस्कस करेंगे। और अगर आपका कोई भी डाउट अब तक है तो आप हमें ज़रूर पूछें। और अब तक अगर आपने वीडियोस को शेयर नहीं किया है तो आप शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक भी कर सकते हैं। तो आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं कल के सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू।